हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 3 में आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था मोटर्स का कि लॉसेस देख लिए थे मोटर्स के अंदर कितने टाइप्स की मोटर्स होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो आप लोगों ने सभी ने देखे होंगे ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तब मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में क्या होते हैं, हमारे पास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जहाँ से पावर जनरेट होती है, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन होता है और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमारे वहाँ सारी जगह क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, यानी कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए। तो चलिए ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर एक क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल स्टैटिक मशीन होती है। ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक मशीन होती है जो क्या करती है, वोल्टेज को और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करती है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या करती है, वोल्टेज को और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करती है विदाउट चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी को, बिना चेंज करे हुए फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या हो गया, इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ट्रांसफार्मर इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस होता है। इट कैन क्या कर सकता है, ये स्टेप अप करता है एंड स्टेप डाउन करता है, किसको, वोल्टेज को और करंट को, बिना चेंज करे हुए, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, बिना चेंज करे हुए फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज को। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में देखा था कि हमारी क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन पर जनरेट हो रही थी एक जगह। ठीक है, उसके बाद क्या हो रही थी, वो ट्रांसमिट हो रही थी और डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो हमने देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस कहाँ पर हो रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में। तो सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में और ट्रांसमिशन में। 40% से 50% लॉसेज हमारे कहाँ होते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में कुल संचरण एवं वितरण हानियों का 40 से 50% विद्युत ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, जो भी हमारे लॉसेज होते हैं 40 से 50% वो कहाँ पर होते हैं, हमारे पास ट्रांसफार्मर्स में होते हैं। जब हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हमें एनर्जी इफिशिएंट यानी कि एनर्जी सेविंग ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो लॉसेज होंगे वो क्या होंगे, कम। देखिए मेनली हमें क्या है, कंजर्व करना है, मतलब हमें कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अपने लॉसेज को कम करना है, चाहे वो मोटर के लॉसेज हों, चाहे वो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स के लॉसेज हों। ठीक है, हमें लॉसेज को कम करना है। तो एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करके संचरण एवं वितरण में होने वाली हानियों को कम किया जा सकता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स यूज़ हो रहे थे, तो उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करके उनको कम कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली कम कैसे किया जाता है, जो अब हमारे पास क्या हो रहा है, नए चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करके ट्रांसफार्मर की दक्षता को उच्च किया जा सकता है। यानी कि नए चुंबकीय पदार्थ करके जो होती है ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आजकल कौन से ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहे हैं, एमॉर्फस ट्रांसफार्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। ये दोनों ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिनकी इफिशियंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है कंपेरिजन करके सिलिकॉन ट्रांसफार्मर के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले बताते हैं इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी अपनी क्या होती है बेटा, आउटपुट अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है, इट इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। चलिए पढ़ते हैं। किसी निश्चित विद्युत लोड पर, ठीक है, कोई भी हमारे पास जो है निश्चित विद्युत लोड है, जो भी हमारे पास लोड आ रहा है, पर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात होती है। तो हमारे पास इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात होती है। ठीक है, इसको परसेंटेज में हमने इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो इफिशियंसी किस में आ गई, परसेंटेज में आ गई। ठीक है, किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है, 100% नहीं होती है। ठीक है, मैक्सिमम इफिशियंसी जो होती है 100% नहीं होती किसी भी ट्रांसफार्मर की। 100% इफिशियंसी ट्रांसफार्मर क्या, कौन सा ट्रांसफार्मर हो सकता है, आइडियल ट्रांसफार्मर हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर एक हाई इफिशियंसी मशीन है। ठीक है, हाई इफिशियंसी मशीन हुआ इसलिए इसमें बहुत कम हानियाँ होती हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो एक अच्छी इफिशियंसी मशीन है, इसीलिए जो होती है इसमें हानियाँ जो होती हैं हमारी बहुत कम होती हैं। ठीक है, अब जो भी हमारे पास अगर हमें ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी पता करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। साथ में जो उसमें लॉसेज हो रहे हैं
अगर हम उसमें लॉसेस पता कर लें कि भाई उसमें क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं, तो उससे इसकी इफिशिएंसी भी पता कर सकते हैं आसानी से। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने का सबसे आसान उपाय यही है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों को माप लिया जाए, जिससे दक्षता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, हम ये कर लें, अगर उसमें जो भी लॉसेस हो रहे हैं ट्रांसफार्मर में, अगर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसकी मदद से हम लोग ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी को पता कर सकते हैं। तो देखो इफिशिएंसी फिर क्या हो जाएगी, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस आयरन और कॉपर लॉसेज। जो लॉसेज हो रहे हैं उसमें वो हमारे लॉसेज हो जाएंगे, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, इनपुट वाला फैक्टर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट वाला फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। तो स्टैटिक मशीन है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये मूव नहीं होती, एक ही जगह रखा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर ना, आपके घर के बाहर या कॉलोनी में कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर रखा होगा, वो एक जगह रखा होगा। ठीक है, वहाँ से वायर जा रहे होंगे अलग अलग पोल्स पर। ठीक है, वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। तो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, स्टैटिक मशीन होती है, जो मैंने इस डेफिनेशन में बताया था, जिसके कारण इसमें वायु तथा घर्षण हानियाँ नहीं होती हैं, जिसमें जो हमारे पास फ्रिक्शन वगैरह ये लॉसेस नहीं होते हैं। अब क्या क्या लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, हमारे पास दो टाइप के लॉसेज होते हैं, आयरन लॉसेज और द कोर लॉसेज और कॉपर लॉसेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉसेज होते हैं। बेसिकली लॉसेज किसकी वजह से होते हैं हमारे पास, हिस्टीरियस और एडी करंट लॉस, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हिस्टीरियस लॉस और एडी करंट लॉस जो होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर। क्या क्या टिप्स हैं एनर्जी को सेव करने के लिए ट्रांसफार्मर उसमें। ठीक है, तो पहला क्या देखो, ट्रांसफार्मर में लोड को बांटना, यानी कि जो भी हम, जैसे कि अब जानते हैं आप लोग इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम तो काफ़ी दूर से है, क्योंकि पावर तो बहुत दूर से जनरेट हो रही है, कहीं दूर से जनरेट हो रही है, फिर धीरे धीरे ट्रांसमिशन से आ रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो ठीक से होना चाहिए। उसके बाद है ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचलन। अगर मान लो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर एक से ज़्यादा ट्रांसफार्मर का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स, कैसे होने चाहिए, वो पैरेलल में होने चाहिए। ठीक है, ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर का उपयोग करने चाहिए, मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करना चाहिए जो अच्छे इफिशिएंट हो। समय समय पर उनका अनुरक्षण करना चाहिए, यानी कि ऐसे ट्रांसफार्मर हमें ट्रांसफार्मर का क्या है, समय समय पर टाइमली उनका मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, इससे ख़राब ना हो। उसके बाद एमॉर्फस कोड का उपयोग करके, आप लोगों को मैंने बताया था, अब जो हो रहे हैं हमारे पास एमॉर्फस ट्रांसफार्मर्स और ड्राई ट्रांसफार्मर्स यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हमारे लॉसेस क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। तो हमें वही ट्रांसफार्मर चाहिए जिसमें लॉसेस हो। देखो एनर्जी कैसे सेव हो सकती है, देखो स्टूडेंट, एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एनर्जी कैसे सेव हो सकती है, जब उसके लॉसेस को कम कर लिया जाए। ठीक है, अगर हम उसके लॉसेस को जितना ज़्यादा कम कर देंगे, उतना ही अच्छा हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम कम होगी, फिर जितना उसको इनपुट मिल रहा है उसी के हिसाब से ज़्यादा वो क्या देगा, उसको आउटपुट देगा, अगर लॉसेस उसमें कम होंगे। यदि उसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे तो फिर आउटपुट हमें उस हिसाब से नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर कम प्रतिरोध वाले कॉपर कंडक्टर का उपयोग करना, यानी कि ऐसे प्रतिरोध वाले जो कम रेसिस्टेंस वाले हैं उनके कॉपर कंडक्टर्स का यूज़ करना। फिर अच्छे विद्युत रोधी, यानी कि अच्छे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट मटेरियल्स का यूज़ करना। ठीक है, फिर ट्रांसफार्मर में रेटिंग वैल्यू जैसे कि वोल्टेज पावर फैक्टर आवृत्ति पर उपयोग करना। ठीक है, तो हमें वही ट्रांसफार्मर उतना ही लोड देना चाहिए जितना उसमें उसकी रेटिंग वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, कि भाई इतना लोड इसमें आ सकता है, तो इतना ही लोड करना उसका। स्टूडेंट्स की कुछ दो टॉपिक्स बचे थे, तो इनको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। एक मैक्सिमम डिमांड और मंथली मिनिमम चार्ज, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के टॉपिक हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर ही आ जाते हैं। तो देखो मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, जब हम लोग, मैंने बताया था एसेंशियल लोड में क्या बताया था, जब हम लोग अपने घर का या कहीं का भी कनेक्शन लेने जाते हैं तो हम उसको क्या बताते हैं कि भाई हमें इतना लोड चाहिए, हमारा जो है मैक्सिमम लोड कितना है, इतना, मान लो 20 किलोवाट है, किसी घर का 30 किलोवाट लोड है, तो हम कनेक्शन लेने जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, कनेक्शन मिलता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिल आता है। तो मीजर ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनटू द साइट ड्यूरिंग ए हाफ आवर पीरियड इन द पीरियड ऑफ ए मंथ, यानी कि जिस टाइम जो होती है हाईएस्ट फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी, जिस टाइम हमारे पास जो बिजली का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, यानी कि हाईएस्ट पीक होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, वो किस में कैलकुलेट होती है, हमारे ड्यूरिंग ए हाफ आवर पीरियड, आधे घंटे में जो हमारा एवरेज लेकर उसकी मैक्सिमम डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इन द पीरियड ऑफ अ मंथ में, और ये किस में होती है, किलोवाट में होती है हमारी। मंथली मिनिमम चार्ज क्या होता है, एमएमसी जिसे हम लोग बोलते हैं। मंथली मिनिमम चार्ज कहने का मतलब है जैसे कि आपने एक ऐसा मंथ आया, मतलब किसी मंथ आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया, तो उसके लिए भी आपका बिल जो होगा आएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ नहीं भी करेंगे तब भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आएगा और आपको पे करना होगा। तो किस अकॉर्डिंग आता है, देखिए एनर्जी चार्ज, चार्ज अकॉर्डिंग टू योर यूनिट कंजप्शन, मतलब ये एनर्जी चार्ज क्या होता है हमारे पास, चार्ज अकॉर्डिंग टू योर यूनिट कंजप्शन, कितनी आपको यूनिट कंज्यूम की है। और ये क्या होता है हमारे पास, फिक्स्ड चार्ज होता है, ये चार्ज तो आपको देना ही देना है। जब हम उसके बाद जाते हैं लोड, जब हम जाते हैं अपने कनेक्शनों कराने के लिए, तो स्टूडेंट्स हम बताते हैं कि भाई हमें इतना लोड चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, एक चार्ज जो होता है हमारा फिक्स्ड हो जाता है। तो फिक्स्ड चार्ज अकॉर्डिंग टू योर सेंचुअल लोड और द मैक्सिमम डिमांड, जो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर डिमांड से ज़्यादा, मान लो हमने किसी का लोड बता दिया कि भाई 20 किलोवाट का लोड है हमारा, और उससे ज़्यादा लोड आता है, तो उसके लिए फिर हम पे क्या पड़ती है, पेनल्टी भी पड़ जाती है। तो टोटल फिक्स्ड चार्ज फॉर बिल पे, अगर आपको कोई बिल पे करना है तो उसके लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो आपको जो फिक्स चार्ज, जो ये चार्ज दे रखा है लोड के साथ, जो आपने लोड ले रखा है, जितने का कनेक्शन ले रखा है आपने, जितने लोड का, उसके बाद जो एनर्जी का चार्ज जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने अप्लायंसेस को, प्लस एक्सेस डिमांड चार्ज, अगर कोई और चार्ज होगा तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इस हिसाब से आपका बिल पूरा पे करना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, और अब इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 पर मूव करेंगे।